ये कहानी है 13 अक्टूबर 1972 की, जब उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 एंडीज बर्फीले पर्वतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह यात्रा उरुग्वे के एक रग्बी टीम के खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए एक आनंददायक सफर होने वाला था, लेकिन यह इतिहास की सबसे कठिन और दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गई। मोंटेवीडियो से रग्बी टीम को सैंटियागो, चिली लेकर जाने वाली इस फ्लाइट में कुल 45 लोग सवार थे। हर कोई उत्साहित था, हंसी खुशी के माहौल में उड़ान भरी गई। खिलाड़ियों की टीम अपने आने वाले मैच को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी यात्रा एक ऐसी परीक्षा में बदल जाएगी जिसमें इंसान की इच्छा शक्ति, साहस और अस्तित्व की हदों को परखा जाएगा। एंडीज की ऊंची बर्फीली चोटियों के पास पहुंचने पर मौसम अचानक खराब हो गया। पायलटों को लगा कि वे पहाड़ों को पार कर चुके हैं, लेकिन घने बादलों और खराब नेविगेशन ने विमान को ऊंचाई से नीचे ला दिया। तभी विमान एक छोटी से टकरा गया। तेज धमाके के साथ विमान 2 हिस्सों में टूट गया। कुछ यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और बचे हुए लोग दर्द और सदमे में थे। दुर्घटना स्थल एंडीज की 12,000 फीट ऊंचाई पर था, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता था। यात्रियों के पास न तो पर्याप्त खाना था और न ही बचाव का कोई साधन। उन्होंने विमान के टूटे हिस्सों का उपयोग करके खुद को ठंड से बचाने की कोशिश की। शुरुआत में उनके पास जो थोड़ी बहुत खाने की चीजें थीं, उन्होंने उन्हें बचाकर खाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया। भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तोड़ देती है। यह वह समय था जब उनकी इच्छा शक्ति का असली परीक्षण शुरू हुआ। दुर्घटना में कई लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को खो दिया था। जिनके प्रियजन बच गए थे, वे एक दूसरे को सहारा देकर हिम्मत बनाए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बचे हुए लोगों की हालत और खराब होती गई। हर कोई अपने परिवार के बारे में सोचता, उनकी यादें दिल में उठती और आंखों से आंसू बह निकलते। भूख और ठंड से जूझते हुए यात्रियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। अंततः उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनकी नैतिकता और इंसानियत के खिलाफ था, लेकिन जीवित रहने के लिए आवश्यक था। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शवों को खाने का फैसला किया। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे जीवन और मृत्यु के बीच का एकमात्र रास्ता माना। दुर्घटना के 10वें दिन एक बड़ा हिमस्खलन हुआ, जिसने उनके अस्थायी आश्रय को ढक दिया। इस त्रासदी में और अधिक लोगों की जान गई। बचे हुए लोग अब और भी अकेले हो गए थे। उन्होंने इस हिमस्खलन से खुद को बाहर निकाला और एक बार फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई शुरू की। लेकिन इस कठिन समय में मानसिक स्थिति और भावनात्मक संघर्ष ने उन्हें और तोड़ दिया। उनमें से कई बार बार सवाल करते, क्यों हमें यह सहना पड़ रहा है? क्या भगवान हमारे साथ हैं? दुर्घटना के बाद शुरुआती दिनों में उन्हें उम्मीद थी कि बचाव दल जल्द ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह उम्मीद कम होती गई। वे रातों को एक दूसरे से बात करते हुए आसमान की ओर देखते, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। रेडियो से उन्हें पता चला कि खोज अभियान बंद कर दिया गया है। यह खबर उनके लिए एक और सदमा थी। दुर्घटना के लगभग 2 महीने बाद 2 यात्रियों, नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने मदद की तलाश में एंडीज पर्वतों को पार करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह प्रयास जानलेवा हो सकता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों और खतरनाक घाटियों के बीच चलते रहे। भूख और ठंड से जूझते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे एक चरवाहे के पास पहुंचे, जिसने उन्हें मदद पहुंचाई। उनकी जानकारी से बचाव दल सक्रिय हो गया। 22 दिसंबर 1972 को, दुर्घटना के 72 दिन बाद, बचाव दल ने बचे हुए यात्रियों को ढूंढ निकाला। केवल 16 लोग जीवित बचे थे। यह उनके लिए नया जन्म था। जब वे अपने प्रियजनों से मिले तो यह पल भावनाओं से भरा हुआ था। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह मानवता की इच्छा शक्ति और संघर्ष की गाथा बन गई। इसने दिखाया कि कठिन समय में इंसान किस हद तक जा सकता है। यह कहानी उन सभी लोगों को प्रेरणा देती है जो जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बचाव के बाद बचने वाले 16 लोगों की मानसिक स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। 72 दिनों तक उन्होंने एक ऐसी त्रासदी झेली थी जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। वे अपने प्रियजनों के खोने का दुख और अपने अस्तित्व की लड़ाई के कठिन फैसलों के साथ संघर्ष कर रहे थे। अस्पताल में उनकी शारीरिक देखभाल के साथ साथ उनकी मानसिक हालत का भी इलाज किया गया। हर किसी के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उन्होंने अपने दोस्तों
और साथियों के शवों को खाया। यह एक गहरा मानसिक आघात था, लेकिन वे समझते थे कि यह उनकी जीवित रहने की जिद का हिस्सा था। जब यह खबर बाहर आई कि बचने वालों ने जीवित रहने के लिए अपने मृत साथियों का मांस खाया, तो दुनिया भर में लोगों की भावनाएं बंटी हुई थीं। कुछ ने इसे एक असामान्य स्थिति में लिया गया, कठिन लेकिन सही फैसला माना, जबकि अन्य ने इसे अमानवीय और क्रूर बताया। बचने वालों ने इस बात को लेकर कई इंटरव्यू दिए। उन्होंने बार बार कहा कि उन्होंने यह फैसला केवल इसलिए लिया क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। यह उनकी इच्छा शक्ति और जीवित रहने की लड़ाई का प्रमाण था। नंदो पाराडो, जो बचने वालों में से एक थे, इस त्रासदी के नायक बनकर उभरे। अपने पिता को खोने और अपनी बहन को खोने के बावजूद उन्होंने अपने दुख को पीछे छोड़कर दूसरों की मदद की। उन्होंने खुद को एंडीज के बर्फीले पहाड़ों के पार ले जाने का साहस दिखाया और मदद लेकर लौटे। नंदो ने बाद में कहा, जीवन का असली अर्थ कठिन समय में अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। मैंने एंडीज में यह सीखा कि हमारे अंदर कितनी ताकत होती है। इस हादसे ने लोगों को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। जीवन के सबसे कठिन समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। मानवता कितनी भी उन्नति कर ले, प्रकृति के सामने इंसान छोटा है। इस हादसे में बचने वाले लोगों ने एक दूसरे का सहारा बनकर संघर्ष किया। बचने वाले यात्री हादसे के बाद एक साधारण जीवन जीने के लिए लौट आए। हालांकि उनके जीवन पर यह घटना गहरी छाप छोड़ गई। कुछ ने अपने अनुभव को किताबों और भाषणों के माध्यम से साझा किया, जबकि कुछ ने इस दर्दनाक अनुभव को अपने तक सीमित रखा। नंदो पाराडो ने एक किताब लिखी, मिरेकल इन द एंडीज, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। यह किताब इस त्रासदी की एक प्रेरणादायक झलक देती है। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की यह कहानी आज भी इंसानी साहस और धैर्य की मिसाल मानी जाती है। यह दिखाती है कि इंसान कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, अगर उसके पास जीने की इच्छा और हिम्मत हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन का प्रतीक है। हम सभी अपने जीवन में एंडीज की पहाड़ियां पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि हमें अपने मूल्यों और आदर्शों पर समझौता करना पड़ता है, लेकिन जब तक हमारे अंदर जीने की उम्मीद है, तब तक हम हार नहीं सकते। त्रासदी के शुरुआती दिनों में जब सब कुछ बिखर चुका था, विमान के अंदर बच गए लोग अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में थे। ठंड, दर्द और मौत का डर हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। रॉबर्टो कैनेसा चोटिल यात्रियों को देखता हुआ, हमें पहले घायलों की देखभाल करनी होगी। जो बच सकते हैं उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नंदो पाराडो अपनी बहन सुसाना के पास बैठा। सुसाना, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बचा लूंगा, कुछ भी हो जाए। सुसाना धीरे धीरे आंखें खोलती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। अल्गर्टो, टीम का एक खिलाड़ी, यहाँ इतना ठंडा है कि मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। हम यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें कुछ करना होगा। पहली रात को जब चारों ओर अंधेरा था और तापमान गिरता जा रहा था, यात्रियों के बीच डर और उम्मीद का अजीब मिश्रण था। रॉय हार्ले, क्या हमें नहीं लगता कि वे हमें ढूंढने आएंगे? हमारे परिवार जरूर मदद भेजेंगे। एंटोनियो विजा, उम्मीद रखना अच्छा है, लेकिन हमें खुद कुछ उपाय करने होंगे। ये पहाड़ हमें निगल जाएगा अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया। ठंड से कांपते हुए सभी यात्रियों ने एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश की। विमान की सीटों के गद्दों को खींचकर उन्होंने खुद को लपेट लिया। जब कुछ दिनों बाद भोजन खत्म हो गया, तो एक कठिन निर्णय लेने का समय आ गया। उनके पास केवल मरे हुए साथियों के शव थे। यह फैसला हर किसी के लिए असंभव था, लेकिन भूख से मरने का डर अधिक शक्तिशाली था। नंदो पाराडो गहरी सांस लेते हुए, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं जानता हूं यह गलत लगता है, लेकिन अगर हम इसे नहीं करते तो हम सब मर जाएंगे। रॉबर्टो कैनेसा गंभीर आवाज में, यह उनके लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि वे भी चाहते होंगे कि हम जिंदा रहें। कुछ लोग इस निर्णय पर सहमत नहीं थे। एंटोनियो घबराते हुए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, यह पाप है। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। नंदो उसकी ओर देखता हुआ, तुम्हें जो सही लगे करो, लेकिन अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस दर्द से गुजरना होगा। धीरे धीरे अधिकांश लोग इस निर्णय के साथ आगे बढ़े। हर एक निवाला उनके लिए मानसिक यातना थी। एक रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बर्फ का भारी मलबा विमान के हिस्से पर गिरा। कई लोग इसमें दब गए।
बचने वाले लोग चीख रहे थे और खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। नंदो बर्फ से बाहर निकलते हुए, रॉबर्टो, अल्गर्टो, कोई मेरी आवाज सुन सकता है? रॉबर्टो कैनेसा बर्फ के नीचे से, मैं यहां हूं, मुझे बाहर निकालो जल्दी। हिम्मत और टीम वर्क के साथ उन्होंने अपने दोस्तों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोग इस हिमस्खलन में अपनी जान गंवा बैठे। 2 महीने के संघर्ष के बाद नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने खुद पहाड़ों को पार कर मदद लाने का फैसला किया। यह सबसे साहसी कदम था जो उनकी जान जोखिम में डाल सकता था। नंदो पाराडो, अगर हम यहां रुके रहे तो हम सब मर जाएंगे। मुझे अपनी मां और पिता से किया वादा याद है, मैं यहां मरने के लिए नहीं बैठ सकता। रॉबर्टो कैनेसा, हम चलेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम में से कोई तो इन लोगों को बचाने के लिए मदद लाएगा। नंदो और रॉबर्टो ने बर्फीली चोटियों को पार करना शुरू किया। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके जूते टूट चुके थे और हर कदम दर्दनाक था। रॉबर्टो थकावट से गिरते हुए, मुझे लगता है मैं अब और नहीं चल सकता। नंदो उसे उठाते हुए, हम अभी नहीं रुक सकते, देखो सूरज की रोशनी, ये हमें बचाएगी, बस कुछ और कदम। कई दिनों के कठिन संघर्ष के बाद उन्हें एक चरवाहा दिखा। वह उनकी मदद के लिए दौड़ा और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया। जब बचाव दल हेलीकॉप्टर लेकर एंडीज पहुंचा तो बचने वाले लोग यह देखकर रो पड़े। यह उनकी उम्मीदों का पुनर्जन्म था। रॉय हार्ले हेलीकॉप्टर देखते हुए, वे आ गए, हम जिंदा हैं, भगवान का शुक्र है। नंदो पाराडो मुस्कुराते हुए, हम जीत गए, हमने मौत को मात दी। बचने वालों ने बाद में अपने अनुभव साझा किए, जिससे पूरी दुनिया प्रेरित हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। नंदो पाराडो ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा, मैंने सीखा कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयों के समय जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी हमें उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। उरुग्वेयन एयर फोर्स फ्लाइट 571 की यह कहानी मानवीय साहस, हिम्मत और एकजुटता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, इंसान के अंदर जीवन को बनाए रखने की शक्ति असीमित है।